हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी रीडर। आज के इस लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक लेविस स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे। हाउ टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर को सीखने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे लेविस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज भी कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज के आपके पास बहुत लेंदी फार्मूला दिया हुआ रहता है, एंड जब आप उस फार्मूला के साथ सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है आपसे। लेकिन अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर आती है तो आप सिंपली आराम से आप उसमें फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। इससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी पता कर सकते हो कि इसमें पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं। कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ रहेगा कि फॉर एग्जांपल NH4+ में पाई बॉन्ड है या नहीं, सिग्मा बॉन्ड है या नहीं। अगर पाई बॉन्ड है तो कौन सा पाई बॉन्ड है, पी पाई है, पी डी पाई है। तो आप सिंपली आप अगर लेविस स्ट्रक्चर आपको आती है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि हाँ इसमें कौन सा बॉन्ड है। अब इससे ये भी पता कर सकते हो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। तो यार केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बेसिक चैप्टर है जिसके बेसिस पे आप अगर इनऑर्गेनिक में SPDF पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। और जो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग ही लेविस स्ट्रक्चर से होती है। तो लेविस स्ट्रक्चर बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है और आप भी देखते हो कि लेविस स्ट्रक्चर टीचर्स बताते हैं, लेकिन लेविस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप लेविस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट कि यार लेविस स्ट्रक्चर से के हेल्प से आप कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे अगर क्वेश्चंस आता है कि यार SO4 स्ट्रक्चर, SO4 की स्ट्रक्चर है ऐसी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लेविस स्ट्रक्चर पता है, सो इसलिए मैंने ईजिली इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें कौन से बॉन्ड है। पी पाई बॉन्ड है, पी डी पाई बॉन्ड है। तो यार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो मेरे को ये लगता है कि आप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन से बॉन्ड है। सिंपली अगर आपको पाई बॉन्ड दिखता है तो ज़्यादातर बच्चा को लगता है यार पी पाई है, लेकिन इसके करेक्ट आंसर है पी डी पाई। अगर आप जैसे CO3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो CO3 की स्ट्रक्चर ऐसे है। अगर इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से बॉन्ड है तो इसमें पी पाई बॉन्ड है। तो देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आप पता कर लोगे। अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर में आज आप बताऊंगा इससे आप पता कर लोगे कि इसमें कौन से बॉन्ड है। तो इसमें क्या, इसमें इसके राइट आंसर है पी पाई डी पाई, और इसमें देखो पाई बॉन्ड है लेकिन इसमें पाई बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, पी पाई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज सीखेंगे कि कैसे जो एक सिली क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमसे गलत हो जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहली जो कंपाउंड है मेरे पास वो है NO3-। एक रूल है ANSU रूल, ठीक है। इस रूल को आप याद रखो, ANSU रूल, ठीक है। टोटल A है, A इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, S number of shared electron, U number of unshared electron, ठीक है।
यार कहीं नोट्स बना लेना। S/2 है शेयर्ड पेयर, ठीक है। अगर क्वेश्चन शेयर्ड पेयर आएंगे तो आपको S/2 लगाना है और U/2 इससे निकलेगा अनशेयर्ड पेयर, ठीक है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लियर होगा कि यार क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्या पूछा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है। तो इस रूल के बेसिस पे हम लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो देखो NO3 माइनस में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो 6, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 3, तो 6 × 3 प्लस ये एनायन है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब एक एडिशन इलेक्ट्रॉन की हुई है, ठीक है। तो +1 तो इक्वल टू 18, 5, 23 + 1 24 एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होती है दैट इज द n, ठीक है। तो इसमें सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस कंपाउंड में, 4 एटम्स हैं। तो आप क्या करो 4 × 8 = 32 S क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो तुम्हारे पास प्रेजेंट है 24 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितना है 24, एंड ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास अभी अवेलेबल कितना है 24। सो इस 24 इलेक्ट्रॉन्स में कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जो 32 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो सी 32 माइनस, तो ये S कैसे निकलता है, ये निकलता है N - A से, ठीक है। तो जब आप 32 को माइनस करोगे 24 से यू विल गेट 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, देन यू विल गेट 32 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपके 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करनी होगी, है ना। अब अनशेयर्ड, अगर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, 24 में से 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24, तो ये कैसे निकलेगा A - S, ठीक है। तो A कितना है 24 - 8 = 14 में 8 गया, कितना हो गया 6 और 1 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो अब जब आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंटर पे होती है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, एंड जो इसकी नेबरिंग एटम हो जाएंगे कितने, ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 24, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 32, ठीक है। लेकिन इसके पास प्रेजेंट अभी कितना है 24, एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, मतलब 24 में से 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे तभी वो 32 होंगे, है ना। तो जो इसकी पहली स्टेप है लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कि सबसे पहले आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो, शेयर कराओ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सी एक बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब शेयरिंग होती है दो नेबरिंग एटम के बीच, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है टू कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है, यहाँ भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये शेयरिंग हो गई, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करो। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट से ड्रॉ करना, एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्टार से डिनोट करना, ठीक है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन पे 1 2, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखो 16 इलेक्ट्रॉन थे ना, 6 4 10 10 6 16, तो आपके अनसेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह आप डिफरेंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब सी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब SO4 2- की ड्रॉ करना है। सबसे पहले ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास भी 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 4, ये भी एनायन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, +2 इज इक्वल टू कितने हो गए 24 24 6 30 32 32। एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 5, एंड एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 5 एटम को कितने चाहिए 40, एस कितने हो जाएंगे, कितना शेयरिंग होगी, चाहिए इसको 40, है इसके पास 32, तो इसको शेयरिंग करने के लिए क्या करेंगे 40 - 32, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एंड अनशेयर्ड कितना हो जाएगा, तो शेयर हुआ 8, तो अनशेयर्ड कितना हो गया 32 - 8, दैट इज 32 24, है ना। अब देखो SO4 की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो। ये है NO3- की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो SO4 की स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर पे रखो और नेबरिंग एटम्स को साइड बाय साइड रखो। तो सी, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, शेयर्ड, जो शेयर्ड पेयर है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ड्रॉ करो। तो 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24। अब एक ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी कितने हैं 2 हैं, तो 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के भी हो गए। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो गए। सी, अब ये क्या था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये था SO4 2-, SO4 2-, यहाँ पे 2- होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ये तो थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखे हैं। विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम सीखेंगे इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे लाते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल चार्ज इन द मॉलिक्यूल। ये सिर्फ ये चार्ज क्या बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रैकिंग होती है। फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक्सेस में है या कम है, ठीक है। सी, अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को देखते हो तो इसमें देखो अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। इसका मतलब है जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप नेगेटिव से उसको दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो -1, ठीक है। इसमें भी आप देखो, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या हो जाएगा -1, इसमें भी -1 एंड इसमें भी -1। सल्फर में आप देखो, यहाँ पे सल्फर के भी आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेस है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप इसको कैसे दिखाओगे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है तो आप उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हो, और जब इलेक्ट्रॉन की गेन होती है तो आप नेगेटिव साइन से दिखाते हो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है तो यहाँ पे +2, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो ये इसकी हो गई फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1 एंड इस ऑक्सीजन पे +2। तो ये था फॉर्मल चार्ज। तो इजीली आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आती है। अब देखो इसी में देखो, ठीक है, ये वाला देखो फट से,
इस स्ट्रक्चर में आप कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप कैसे फॉर्मल चार्ज निकालोगे? देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। इसमें इलेक्ट्रॉन जितना वैलेंस में होता है उतना ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना ही एक्सेस है ना ही कमी है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज 0 हो गई। इसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब गेन हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की गेन हुई है। तो आप नेगेटिव साइन से दिखाओगे। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यहाँ भी आप -1 दिखाओगे। यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, लेकिन यहाँ पे है 4, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो आप +1 से दिखाओगे। तो आप इजीली आप हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये था फॉर्मल चार्ज। तो आप देखें ना, अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आती है तो इजीली आप किसी भी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो विदाउट एनी फार्मूला, है ना। अब आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? जो स्ट्रक्चर, जैसे देखो SO4 की स्ट्रक्चर में जब ड्रॉ किया था तो ये थी SO4 की स्ट्रक्चर। सी SO4 की स्ट्रक्चर ऐसे कैसे हम बता पाते हैं? SO4 की स्ट्रक्चर सही है। तो देखो इस स्ट्रक्चर को अब देखो फॉर्मल चार्ज निकालने सीख गए होगे। अब इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और नेबरिंग एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक डेटिव बॉन्ड क्रिएट होती है। सेंट्रल पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर सेंट्रल पे पॉजिटिव है और नेबरिंग पे नेगेटिव है तो उसमें एक डेटिव बॉन्ड क्रिएट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब +1 है, और यहाँ भी +1 है, तो एक डेटिव बॉन्ड ये बनेगा। ठीक है, और एक डेटिव बॉन्ड ये बनेगा, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गए, और ये भी +1 और ये -1 कैंसिल हो गए। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बना? ये बना डेटिव बॉन्ड, ये बना डेटिव बॉन्ड, और ये तो सिंगल बॉन्ड पे माइनस, और ये सिंगल बॉन्ड पे माइनस। देखो SO4 की स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर रहे हो तो ओवरऑल पे कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है, इसीलिए ये टोटल पे 2 नेगेटिव आता है। ठीक है, जब आप ड्रॉ करते हो तो टोटल पे इसीलिए 2 नेगेटिव आता है। क्लियर? तो ये जो भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करते हो, ये क्या बताता है? डेटिव बॉन्ड को बताता है। मतलब आप डेटिव बॉन्ड भी यहाँ से पता कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप फॉर्मल चार्ज भी निकालने सीख गए, एंड थ्रू दिस आप डेटिव बॉन्ड कोई भी अगर सेंट्रल पे पॉजिटिव है एंड नेबर पे नेगेटिव है तो एक डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये वाला, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक डेटिव बॉन्ड हो गया। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? NO O पे नेगेटिव एंड ये सिंगल O। ठीक है, तो हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे थे? NO3-, इसलिए ओवरऑल जो नेगेटिव होती है यही नेगेटिव होता है, ओवरऑल नेगेटिव जो चार्ज होता है। तो अब सीख गए NO3-, तो अब डेटिव बॉन्ड तो निकालना सीख गए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये अभी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं बना है। ठीक है, ये बहुत इजीली हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज भी निकाल लिए, डेटिव बॉन्ड भी सीख लिए। अगर आपके कोई भी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, नेबरिंग के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक डेटिव बॉन्ड को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज थे और नेबरिंग एटम पे नेगेटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो गए। अब यही डेटिव बॉन्ड, जितने भी डेटिव बॉन्ड क्रिएट होंगे, ये डेटिव बॉन्ड डिसाइड करेगा कि उसमें p-d बॉन्ड जो हम बोलते हैं कि किस कंपाउंड में p-d बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड बताता है p-d बॉन्ड को। ठीक है, तो p-d जिस भी कंपाउंड में हमको ये निकालना है कि इसमें p-d बॉन्ड है या नहीं, तो इसके लिए हमको क्या देखना होता है? सेंट्रल एटम और नेबरिंग एटम जिसमें डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं, इसके बीच हमको देखना पड़ता है कि किस एटम के पास d ऑर्बिटल है। तो सल्फर जो है, सल्फर की जब कन्फिग्रेशन आप लिखते हो तो सल्फर की कन्फिग्रेशन क्या लिखते हो? सल्फर के लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
तो जब भी थर्ड सेल आ गया ना, ये थर्ड वाला सेल आ गया, तो 3 में डी भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। लेकिन डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होती है। तो जिस भी कंपाउंड में आपको डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट मिलेगा, डेटिव बॉन्ड ही डिसाइड करेगा उसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है या नहीं। अब सेकंड बात क्या है कि आप कैसे बताओगे कि इसमें वो डेटिव बॉन्ड पी पाई डी पाई को बता रहा है। अगर अब देखो सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि ये डेटिव बॉन्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। जब ये इसकी फाइनल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कैसे होगा, एस ओपे नेगेटिव, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पी पाई डी पाई में, और ये वाला भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई में, ठीक है। तो ये वाला हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, ये है क्या, पी पाई डी पाई। तो अगर सल्फर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो हम बताएंगे 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। हर एटम पे फॉर्मल चार्ज आप इजीली निकाल सकते हो। अब NO3 माइनस में आओ, NO3 माइनस में आप NO3 माइनस की स्ट्रक्चर ऐसे है, तो आप देख पा रहे हो कि NO3 माइनस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिसाइड करेगा कि इसमें पी पाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही डिसाइड करता है कि उसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन हम ये कैसे बता पाते हैं कि उसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है, वो डिसाइड करता है एटम, कि एटम के पास डी ऑर्बिटल है या नहीं। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, ऑक्सीजन के पास भी डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं है, इट इज़ सिंपली अ डेटिव बॉन्ड, इट इज़ सिंपली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाता है, NO माइनस। तो अब जहाँ भी स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि NO3 माइनस में डेटिव बॉन्ड है तो नहीं है, लेकिन सॉरी डेटिव बॉन्ड है लेकिन पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं है। अब इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको आप ड्रॉ करना है PO4 3 माइनस, तो PO4 3 माइनस में आप सिंपली फट से जल्दी से निकाल लो ए कितने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में 5, ऑक्सीजन में 6, कितने एटम्स हैं 4, प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है 3, कितने हो गए 6 4 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, 5 एटम्स इनटू ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, इसका मतलब 40 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसके पास प्रेजेंट कितना है 32। तो कितना शेयर करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्मूला आप जो लगा रहे हो 40 माइनस 32, थोड़ा इसका कंसेप्ट को समझो, कितना शेयर करना पड़ेगा, 32 है, इसका मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा, तभी तो ये 40 को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 40 माइनस 32 क्यों करते हैं, यही रीज़न है, क्योंकि इसको 40 लाना है, 40 कंप्लीट कराना है। तो 40 कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, इसीलिए ये 8 होता है। अब देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है 32 में, इसका मतलब है कि 32 को माइनस करेंगे 8 से, तभी तो पता चलेगा कि कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 24 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब देखो PO4 की स्ट्रक्चर, फास्फोरस लीस्ट इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस और ऑक्सीजन में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, फास्फोरस, इसलिए फास्फोरस को हम सेंटर पे रखें, सेंटर में हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे और उसको हम डॉट से ड्रॉ करते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिए, 8 हो गया। अब अनशेयर्ड, अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, लेकिन चाहिए कितने इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 हो गए, 6 7 8, तो इसमें भी 6,
इसमें भी 6, इसमें भी 6। क्लियर? तो अनसेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, हमको फाइनली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये एक प्रोसेस होता है स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए कि सबसे पहले हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, उसके बाद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तभी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चे को बताया ही नहीं जाता है ये जो चार्ज हम लिखते हैं यही फॉर्मल चार्ज है। बच्चे को बार से बार बता दिया जाता है अरे तुम फार्मूला लगाओ। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस है, तो यहाँ पे -1। इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है? 1। सब में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो -1। अब फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी है इसका मतलब +1। क्लियर? तो जहाँ भी सेंट्रल पे पॉजिटिव होगी और नेबरिंग पे नेगेटिव होगी तो एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये डेटिव बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है। ठीक है, याद रखना। डेटिव बॉन्ड बन गया। डेटिव बॉन्ड बनने के बाद हमारा क्या है? दूसरा जो प्रोसेस है उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये डेटिव बॉन्ड ही रहेगा या डेटिव बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये एटम डिसाइड करता है कि एटम के पास डी ऑर्बिटल है या नहीं। अगर एटम के पास डी ऑर्बिटल है तो ये डेटिव बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाई बॉन्ड में। तो सी देखो, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल हैं, तो ये डेटिव बॉन्ड क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाई बॉन्ड में। और ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? ये होगा पी पाई डी पाई। तो देखो, आप कोई भी तरह का बॉन्ड आएगा, इसमें पूछा जाएगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4। जब भी डबल बॉन्ड होती है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये ऊपर वाला जो है पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पी पाई डी पाई बॉन्ड। अगर फॉर्मल चार्ज तो हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज होती है। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रैकिंग करता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं से तो पता चल रहा है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए -1। तो इसमें फॉर्मल चार्ज -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1। तो फॉर्मल चार्ज भी आप समझ गए, फॉर्मल चार्ज भी आप निकाल लोगे। एक स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर जब ये स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तभी आप बता पाओगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई बॉन्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो ये था लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल, जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला आप ड्रॉ कर लेना, CO3 ठीक है। अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ NH4+। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल टाइप है, इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो A कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में 1, कितने एटम है? 4 हाइड्रोजन एटम इंटू 4, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो -1। तो कितना हो गया? 5 5 4 9, 9 में 1 8। ठीक है, n। अब देखो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अगर कोई भी एटम है, ये सॉरी कंपाउंड है, और कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ कैसे निकालोगे? देखो यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आता है तो उसके लिए हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसीलिए कितने एटम है? 4। इसीलिए 8 + 8 16। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे? कितने एटम्स थे? 5
तो 5 इंटू 8 कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 5 इंटू 8 नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को इंडिविजुअली हमको करना पड़ेगा 2 इंटू 4 एंड प्लस नाइट्रोजन के लिए 8 इक्वल टू 16। ए एन एस, एस क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, चाहिए इसको 16, है कितना 8, ठीक है, तो 8 शेयर करना पड़ेगा, 8 को 8 शेयर करना पड़ेगा, है ना। अब अनशेयर्ड कितना है, अनशेयर्ड कितना है 0 है, ठीक है। अब देखो ड्रॉ करो N H H H H, शेयर्ड कितना है 8, तो शेयर्ड कर दो 8, अनशेयर्ड 0 इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, शेयर्ड कर लिए, अनशेयर्ड इसमें है ही नहीं, सेकंड प्रोसेस सब में फॉर्मल चार्ज निकालो। हाइड्रोजन में जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 ही होता है, तो इसमें भी वैलेंस, इसमें भी क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0। क्यों हुआ फॉर्मल चार्ज 0, क्योंकि सबके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ना ही एक्सेस है, ना ही ज़्यादा है, ना ही कम है, ठीक है। तो सब में फॉर्मल चार्ज 0। नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें होते हैं 5, लेकिन यहाँ पे कितना है 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, इसका मतलब -1। सी, मैंने तुमको पहले बताया कि आप जब भी डेटिव बॉन्ड ड्रॉ करोगे तो डेटिव बॉन्ड सेंट्रल पे अगर पॉजिटिव है, नेबर पे अगर नेगेटिव है तो एक फॉर्मल चार्ज होता है। सेकेंड रूल मैं बता रहा हूँ डेटिव बॉन्ड के लिए कि अगर सेंट्रल पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर नेबर पे 0 चार्ज भी है तो एक डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगी ना, एक की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन में क्या होती है, नाइट्रोजन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होती है वो 5 होती है, लेकिन यहाँ पे कितना है 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो +1 होगी ना फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर सेंट्रल एटम पे सिर्फ पॉजिटिव है तो अगर और नेबरिंग पे नहीं है कोई भी फॉर्मल चार्ज, फिर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। ये सेकंड पॉइंट है, याद रखना डेटिव बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया, डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो गया। डेटिव बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये पी पाई है या ये पी पाई है या नहीं। तो नाइट्रोजन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, हाइड्रोजन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो डेटिव बॉन्ड है ये डेटिव बॉन्ड ही है, ये डेटिव बॉन्ड की कन्वर्जन नहीं होगी पी पाई डी पाई में, ओके। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन H H H H, तो इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज NH4+। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब देखो आपसे क्वेश्चंस आएंगे कि NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है। हाँ, NH4 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्लियर। अब दूसरा थोड़ा ये भी एक्सेप्शनल है, BF4-, इसमें भी आप निकाल लो ए कितने, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 3, 1 बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितनी है, 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p, 2 2 4, 5, 2 7, 7 2 9, ठीक है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट कितने, 7 है, तो 7 4 28 प्लस 1, 28 प्लस 1 29, 29 एंड 3 32 एंड कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। एक एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 एटम को कितने चाहिए, 40 s हमारे पास है 32, हमें कंप्लीट करना है 40। कैसे होगा,
8 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। अनशेयर्ड, अगर 8 की शेयरिंग हो गई 32 में तो अनशेयर्ड कितना हो गया, 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24। क्लियर। अब देखो बोरोन एंड फ्लोरीन में जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन, ये बोरोन, तो बोरोन को सेंटर में रखेंगे एंड जो नेबरिंग होगा वो फ्लोरीन। क्लियर। पहला स्टेप, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब अनशेयर्ड कितने हैं, 24 हैं, तो एक एटम्स पे कितने हो जाएंगे, 6 7 8 6 6 6। क्लियर। अनशेयर्ड भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, अब देखो फ्लोरीन पे आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, हर एक फ्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज 0 है। अब बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4। इसका मतलब है कि -1, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, 3 से ज़्यादा है, 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी। तो अभी हम डेटिव बॉन्ड के लिए जो सेकेंड रूल पढ़े थे कि अगर सेंटर पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है अगर चार्ज, अगर नेबरिंग पे 0 है तो भी एक डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब BF4 माइनस पे भी डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है। तो BF4 की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, BF, ठीक है, तो BF4 माइनस में एक डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है एंड हर एक फ्लोरीन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है एंड बोरोन पे एक फॉर्मल चार्ज -1 है। तो ये सारे लेविस स्ट्रक्चर्स है। तो लेविस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप देखें कैसे एक स्ट्रक्चर को हम, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, आप इसमें बॉन्ड भी निकाल सकते हो। देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 1 डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है। डेटिव बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स इसमें नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं है, चाहे पी पाई बॉन्ड हो, पी पाई या पी पाई डी पाई, तो यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट हमारा है CO3 चलो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। CO3 ये भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप देखोगे इससे भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। CO3 देखो A कितना है, 4 + 6 3 = 18 + 2 = 18 20 24। N कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 4 × 8 = 32। S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, शेयर्ड है 24, चाहिए 32, कितने का शेयरिंग करना पड़ेगा, 24 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद मत करो यार, 32 - 24, कॉन्सेप्ट समझो कैसे 8 आ रहा है। ठीक है, और U क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड अगर 8 की शेयरिंग हो गई 24 में से तो अनशेयर्ड कितना हो जाएगा, 24 - 8, 14 में 8 गया कितना हो गया, 6, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो C कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन में से, तो कार्बन को सेंटर पे, ऑक्सीजन नेबरिंग। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। दूसरा क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, 6 7 8 ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर, है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, -1। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, -1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितने हैं, 4 है, इसका मतलब यहाँ भी फॉर्मल चार्ज 0। तो सी
सी यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इसीलिए कोई भी डेटिव बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड कौन सा डबल बॉन्ड है, ये पी पाई है, ये पी पाई है। क्यों पी पाई, ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हो, कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, मतलब हर एक पाई बॉन्ड पी पाई नहीं होता है। जब भी पाई बॉन्ड होंगे आपको दो तरह के पाई बॉन्ड मिलेंगे, या तो पी पाई या तो पी डी पाई। तो सिर्फ पाई बॉन्ड को देख के आप नहीं बता सकते कि वो पी पाई है या पी डी पाई है। तो इस पाई बॉन्ड से आपको पता करना है कि कौन सा बॉन्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए ये वाला रूल, तभी आप पता कर पाओगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कन्वर्ट होता है पी पाई डी पाई में। इसीलिए अगर आपको पता है ये ट्रिक, तभी आप ये पता कर पाओगे कि कौन से कंपाउंड में पी पाई है या पी डी पाई है। तो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही डिसाइड करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के बावजूद भी हमको देखना पड़ेगा कि उसमें डी ऑर्बिटल उस एटम के पास है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक को आप बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर हो, ये वाला स्ट्रक्चर मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको ये तीनों वाला एक लेक्चर बना दूंगा 10 मिनट का, इसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा लेविस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था। तो यार देखो, लेविस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेविस स्ट्रक्चर से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बॉन्डिंग पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लेक्चर को देखो अच्छे से एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।